नमस्कार साथियों। आज की क्लास का हमारा प्रकरण रहेगा आदिकाल, जिसमें हम आदिकालीन काव्य धाराओं पर चर्चा करेंगे या आदिकाल की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें आदिकाल के नामकरण यानी किन किन इतिहासकारों ने आदिकाल का नाम क्या क्या रखा है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आदिकालीन विशेषताओं और पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। आदिकाल से संबंधित कुछ कथन पर बात करेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल की समय सीमा जो निर्धारित की गई है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आदिकाल या कहें कि हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने किसको माना है उस पर चर्चा करेंगे। आदिकाल और हिंदी की पहली रचना पर चर्चा करेंगे, कौन से विद्वान ने किस रचना को माना है या हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। और इसके अलावा जो मुख्य आज का बिंदु है वो है आदिकालीन काव्य धाराएं, जिनमें प्रमुख रूप से हम आदिकालीन काव्य धाराओं में नाथ, सिद्ध, नाथ, रास, रासो, अपभ्रंश और लौकिक, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, पर इनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की, फिर आदिकालीन रासो साहित्य पढ़ेंगे, आदिकालीन सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, आदिकालीन नाथ साहित्य, रास या जैन साहित्य की चर्चा करेंगे, लौकिक साहित्य और आदिकालीन गद्य साहित्य की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बिंदु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण की, कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण क्या क्या रखा है। तो देखिए, सबसे पहले अभी हमने जब साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ी तो उसमें हमने जॉर्ज ग्रियर्सन की चर्चा की थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें उन्होंने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया था। तो हम जब बात कर रहे हैं आदिकाल के नामकरण की, तो चारण काल नाम दिया इन्होंने, और आदिकाल का काल विभाजन का पहला प्रयास भी ग्रियर्सन ने किया था। और आपको याद होगा कि उसमें उन्होंने इसको चारण काल के नाम से, हिंदी का जो पहला प्रारंभिक काल था उसको चारण काल नाम दिया था। तो अगर प्रश्न आ जाए कि चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। आरंभिक काल नाम किसने दिया है, तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया है आरंभिक काल। प्रारंभिक काल या शून्य काल की नाम की अगर चर्चा करें तो ये गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आरंभिक और प्रारंभिक इन दोनों कालों में से प्रश्न आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका उत्तर रहेगा। तो आरंभिक मिश्रबंधुओं का है और प्रारंभिक गणपति चंद्र गुप्त का है। तो इससे ध्यान रखेंगे आप, ये मिश्रबंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है इसका। बीज वपन काल नाम देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने दोहरा नामकरण किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में। सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले हैं डॉक्टर ये राहुल सांकृत्यायन। वीर काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अलावा संधि एवं चारण काल नाम देने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल, जो कि सर्वाधिक मान्य, अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी के प्रारंभिक काल को कौन सा नाम देना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, तो आदिकाल नाम ज़्यादातर लोग इस पर एकमत हैं और ये नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा जयकाल या जय काव्यकाल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। आधार काल नाम देने वाले सुमन राजे या मोहन अवस्थी दोनों हैं। अपभ्रंश काल नाम धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य चतुर्सेन ने दिया है। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने दिया है। आधार काल, यहाँ ऊपर भी हमने देख लिया, सुमन राजे मोहन अवस्थी या मोहन अवस्थी सुमन राजे, आधार काल बात वही है। प्राचीन काल नाम शंभुनाथ सिंह ने दिया है। इसको अंधकार काल नाम देने वाले हैं कमल कुलश्रेष्ठ। पूरा नाम है इनका पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अंधकार काल नाम दिया है उन्होंने। आरंभिक काल नाम देने वाले हैं शैलेश जैदी। संक्रमण काल नाम देने वाले हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे हैं। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने नाम दिया है। पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया है। अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग नाम दिया है हजारी प्रसाद, यानी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि कोई एक निश्चित लोक प्रवृत्ति यहाँ पर, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है उसको, और वीर जो गाथात्मक या वीरात्मक जो प्रवृत्ति है उसको उन्होंने श्रेष्ठ माना है, पर फिर भी उन्होंने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल नाम दिया है। संक्रांति काल नाम देने वाले राम प्रसाद मिश्रा हैं। आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने नाम दिया है, यहाँ ऊपर भी आ चुका है। उत्तर अपभ्रंश काल नाम हरीश ने दिया है। वीर काल
और अपभ्रंश काल नाम देने वाले श्याम सुंदर दास हैं। वीर काल नाम हम एक बार ऊपर और पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का युग बच्चन सिंह ने इसको नाम दिया है। तो ये रहा आदिकाल के नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो इनसे बाहर नहीं जाता है, और जिन पर डार्क हो रहा है या जिन पर टिक लगा हुआ है वो थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम चर्चा करते हैं आदिकाल की विशेषताओं की, क्योंकि कोई भी काल पढ़ने से पहले उस काल की पृष्ठभूमि या विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये इतिहास या कहें कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है कि आदिकाल, जब हम जिस युग को आदिकाल की संज्ञा देते हैं उस समय कौन सी प्रवृत्तियां हमारे यानी कि एक तरह से समाज में प्रचलित थीं, यानी सामाजिक वातावरण कैसा था, राजनीतिक वातावरण कैसा था, धार्मिक वातावरण कैसा था। तो हम आदिकाल पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे अगर ये हमें इनकी विशेषताओं की जानकारी होगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाव पक्ष संबंधी विशेषता, और एक होती है कला पक्ष संबंधी विशेषता। तो भाव पक्ष में यहाँ हम देखते हैं तो वीरों की गाथाओं का वर्णन, यानी कि इस प्रारंभिक काल में जो साहित्य मिलता है उसमें वीरों की गाथाओं की चर्चा अधिक की गई है। युद्धों का सजीव चित्रण यहाँ पर मिलता है। श्रृंगारिकता यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार यहाँ के काव्य में मिलता है प्रारंभिक काव्य में, जैसा कि विद्यापति की पदावली इत्यादि देखते हैं, आदिकालीन काव्य है। प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में यहाँ पर चित्रण हुआ है, यानी कि जब अपन नायक नायिका भेद या कहें कि श्रृंगार या संयोग श्रृंगार और जब हम वियोग श्रृंगार की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में माना गया है। रासो ग्रंथों एवं दरबारी साहित्य की प्रधानता, यानी कि जहाँ पर अधिकांश जो ग्रंथ लिखे गए वो दरबारी साहित्य के रूप में लिखे गए, यानी कि वहाँ पर राजा महाराजाओं की एक तरह से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का भाव मिलता है, जो कि अगली विशेषता भी है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। और यहाँ पर राष्ट्रीयता का अभाव है, यानी कि जिस रूप में हम यहाँ पर राष्ट्र की कल्पना करते हैं वो वर्तमान राष्ट्र से भिन्न है, यानी कि उस समय देखा जाए तो राष्ट्रीयता का सही मायने में जिसे हम राष्ट्रीय कहते हैं उसका अभाव था, या कहें कि संकुचित राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। तो ये तो थी इसकी भाव पक्ष संबंधी विशेषताएं। अब देखते हैं कला पक्ष संबंधी विशेषताओं में, यानी कि यहाँ पर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों तरह के काव्य रचनाएं हुई, और डिंगल शैली और पिंगल शैली ये दो काव्य लेखन की शैलियां थीं, जो एक तो डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। तो इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डिंगल शैली क्या है। तो देखिए हमें ये पता है कि आदिकाल में जो साहित्य यानी कि 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो साहित्य लिखा गया था उसकी सामान्य रूप से भाषा थी अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा। तो डिंगल और पिंगल दोनों में अपभ्रंश भाषा तो थी ही, लेकिन जहां अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी भाषा का एक तरह से मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित जो अपभ्रंश होती है उसको तो कहा जाता है डिंगल, जो कि एक कर्कश शब्दावली होती है, यानी कि उसको वीर रसात्मक रचनाओं में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पिंगल शैली है वो अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा का वहाँ पर मिश्रण होता है, और ये थोड़ी कर्णप्रिय शैली मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करेंगे दोहा, चौपाई, छप्पय, गाथा, आल्हा छंदों की प्रधानता। ये कुछ प्रमुख छंद थे उस समय के जिनमें काव्य लेखन उस समय हुआ था। ठीक है, तो ये दोहा, चौपाई, छप्पय, गाथा, आल्हा छंदों की प्रधानता। इसमें चौपाई छंद, ये चौपाई से भिन्न है। चौपाई तो 16 मात्राओं का छंद होता है, लेकिन चौपाई जो छंद होता था जो कि आदिकाल में प्रमुखतः चलता था वो 15 मात्राओं का छंद हुआ करता था। आला छंद में 31 मात्राएं होती थी। चौपाई और दोहा को मिलाकर के कड़वक शैली का विकास जो है आदिकाल में हो चुका था। शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग जो है सहजता से, दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग होने लग गया था। इसके अलावा अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली और मैथिली भाषा का प्रयोग भी, यानी आदिकाल ऐसा नहीं है कि केवल अपभ्रंश साहित्य ही मिलता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर डिंगल और पिंगल तो प्रधान शैलियाँ थी ही, लेकिन मैथिली भाषा का साहित्य भी यहाँ पर मिलता है, और खड़ी बोली का कुछ प्रयोग, जैसा कि हम देखते हैं कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। तो ये प्रयोग जो है आदिकाल में होने लग गए थे। साथ ही वीर रस और श्रृंगार रस, इन दोनों की प्रधानता इस काल में थी। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि आदिकालीन साहित्य की विशेषता हैं। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि, यानी कि जिन परिस्थितियों में आदिकालीन साहित्य लिखा गया वो क्या परिस्थितियां थीं जिनमें आदिकालीन साहित्य की रचना
हुई। तो देखिए जरा देखते हैं हम लोग आदिकाल की पृष्ठभूमि। राजनीतिक स्थिति की अगर अपन बात करें तो हम देखते हैं कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास में मतलब जब हम इतिहास जब हम पढ़ते हैं, भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्त काल के बाद में हर्षवर्धन का समय जब आया, गुप्त काल के बाद में जब हर्षवर्धन का समय आया, 606 से 643 तक हर्षवर्धन का समय रहा। और कहते हैं कि हर्षवर्धन के समय में यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में हर्षवर्धन के समय में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में उसने शासन किया था। ठीक है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में यहाँ की यानी कि जब हम देखते हैं कि आदिकाल का समय लगभग 700 ईस्वी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक सामान्य रूप से माना जाता है। तो 700 ईस्वी की स्थिति का हम वर्णन कर रहे हैं तो यहाँ हर्षवर्धन के समय की जानकारी होनी आपको जरूरी है कि हर्षवर्धन के समय तक तो उसका राज्य ठीक था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जैसे उनको लगा कि कोई शक्तिशाली राजा वहाँ नहीं है तो उस राजधानी पर कब्जा करने के लिए, हर्षवर्धन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए कन्नौज या कान्यकुब्ज जो उस समय राजधानी हुआ करती थी उस पर कब्जा करने के लिए दक्षिण भारत से भी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का शासन एक तरह से अधिक आक्रमण हमारे उत्तर भारत पर होने लग गया था। तो कहते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में केंद्रीय सत्ता का अभाव हुआ, यानी राजनीतिक संघर्ष और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। जब कोई शक्तिशाली राजा मरता है तो उसके राज्य को हथियाने के लिए उसके पुत्रों में ही एक तरह से उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। वो स्थिति यहाँ पर बन गई थी और अशांति और अराजकता की स्थिति बन गई थी। अब उसके कारण हुआ ये कि छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त, यानी कि पूरा जो केंद्रीय शासन था वो छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त हो गया। और छोटे प्रदेशों का मतलब ये हर कोई राजा अपने प्रदेश को बढ़ाना चाहेगा तो आपस में युद्ध बढ़ेंगे, आपसी वैमनस्य, आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उसका प्रभाव जो है निश्चित रूप से इतिहास के साथ साथ राजनीति के साथ साथ समाज पर भी पड़ेगा और अंतिम रूप से साहित्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि राजाओं को राजाश्रय नहीं मिलेगा, उनको लेखन, अब सबका ध्यान ही एक तरह से युद्ध लड़ने में रहेगा तो फिर साहित्य को, क्योंकि साहित्य की संरचना जब होती है तो थोड़ा शांति के माहौल में जो रचनाएं होती हैं साहित्य की वो बहुत अच्छा साहित्य लिखा जाता है। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता यहाँ पर शुरू हो गई थी। अपने छोटे छोटे भूभाग को ही वो देश समझने लग गए थे। कहने का मतलब राजनीतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव यहाँ पर राजनीतिक स्थिति के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्थिक और साहित्यिक स्थिति की। तो देखिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग इन दोनों की दयनीय स्थिति हो गई थी, क्योंकि ये लोग राजा महाराजाओं के या कहें कि सामंतों के शोषण और उनकी प्रताड़ना के शिकार थे। व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। अब पता है जब युद्ध होंगे, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का शोषण होगा तो व्यापार निश्चित रूप से युद्धों की वजह से व्यापार प्रभावित होता है, तो व्यापार की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। अधिकांश व्यक्ति जो है कृषि और मजदूरी पर आश्रित थे। तो ये थी आर्थिक स्थिति। इसके अलावा हम बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की। तो यहाँ पर साहित्यिक परिस्थिति समृद्ध थी, क्योंकि अभी गुप्तकाल की जब हम बात करेंगे तो गुप्तकाल में बहुत सारे प्रसिद्ध कवि हुए, यानी कि उस समय के, जैसे देखिए हम समुद्रगुप्त के समय में हर्षेण के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, है ना। तो उस समय एक तरह से साहित्य की स्थिति काफ़ी समृद्ध थी। संस्कृत साहित्य के आचार्यों में आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ और जयदेव ये आदिकाल के ही कुछ प्रमुख संस्कृत साहित्य के एक तरह से कवि हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। अपभ्रंश साहित्य की हम बात करें तो जैनों और सिद्धों कवियों ने जो है अपभ्रंश साहित्य लिखा। राजाश्रित कवियों और शायरों द्वारा मनोविरोधपरक और मनोरंजनात्मक साहित्य की रचना की जाती थी। और ये आपको पता ही है कि राजस्थान में चारण भाट जो कवि थे वो मूल रूप से वीर प्रशस्ति मूलक रचनाएं करते थे, जो उनकी अमूल्य निधि के रूप में राजस्थान को प्राप्त हुई हैं, या कहें कि एक साहित्य को प्राप्त हुई हैं। तो ये स्थितियां थी। इसके अलावा हम सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें और धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए सामाजिक पृष्ठभूमि में समाज इसकी स्थिति जो है वो ह्रासोन्मुख थी, यानी एक तरह से अधोपतन की स्थिति में समाज था। छुआछूत का चारों तरफ बोलबाला हो गया था। ऊंच नीच, जात पात, भायाडंबर, रूढ़िवादिता प्रचलित हो गई थी। पितृसत्तात्मक परिवार थे, ठीक है। उच्च वर्ग सुखभोगी हो गया था, निम्न वर्ग श्रमशील था। नारियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। उसको उपभोग की वस्तु या भोग्या के रूप में उसको उस समय तक एक तरह से जाना जाता था। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य, यानी कि हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष भी उस समय जारी हो गया था।
राजपूतों में विलासिता की भावना, क्योंकि राजपूत एक तरह से राजपूत शासक जो हुआ करते थे उनमें विलासिता की प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो ये सामाजिक स्थिति एक तरह से उसमें कोई बहुत अच्छी नहीं थी और अधो पतन की स्थिति में था समाज। ये चीज़ें हम यहाँ पर पाते हैं आदिकाल में। धार्मिक स्थिति की हम बात करें तो बहुदेववाद, ध्यान योग, तंत्र, जादू टोना ये समाज में प्रचलित था। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों का बोलबाला, ये सब उस समय आदिकालीन एक तरह से धर्म की विशेषताएं थी। हिंदू धर्म पतन की ओर उन्मुख हो चुका था, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने सारे आडंबर आ गए थे कि आपको ध्यान होगा कि हिंदू धर्म के एक तरह से विरोध के स्वरूप में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय 600 ईसा पूर्व में हो चुका था। तो उस समय हिंदू धर्म में पतन की स्थिति एक तरह से जारी थी। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्मों में आपसी संघर्ष था और हिंदू धर्म भी एक तरह से जो है शैव और वैष्णवों में बट गया है ना। ये जैन और बौद्ध भी आपस में संघर्ष करने लग गए थे। तो कहने का मतलब ये धार्मिक स्थिति की दृष्टि से भी उस समय पतन की स्थिति थी। ये कुछ विशेषताएं पृष्ठभूमि हमने पढ़ी। अब बात करते हैं हम आदिकाल से संबंधित कुछ कथनों की। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभी हमने पढ़ भी लिया है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल की समय सीमा की। यानी सामान्यतः 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक समय माना जाता है आदिकाल का। और हम ये इसमें देख लेते हैं कि ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इसका समय माना है आदिकाल का, और उन्होंने पुष्य या पुंड को पहला कवि माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक समय माना है। और इसकी संवत में भी कई बार पूछ लिया जाता है। 1050 से लेकर के 1375 तक संवत की अगर बात करें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 993 से 1318 ईस्वी। राजा मुंज और भोज को उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी तक का समय उन्होंने आदिकाल को दिया है। और शालिभद्र सूरी को उन्होंने पहला कवि माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 650 से लेकर के 1350 ईस्वी तक समय माना है आदिकाल का, और सरहपा को पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक उन्होंने आदिकाल का समय माना, और अब्दुल रहमान या अदहमान को उन्होंने पहला कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने 643 से लेकर के 1389 ईस्वी तक पुष्य और पुंड को पहला कवि माना है। ये इसकी समय सीमा मानी है। राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के समय को आदिकाल का समय माना है, और सरहपा को पहला कवि माना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1000 से 1343 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने 10वीं शताब्दी के अंत से 11वीं शताब्दी, मतलब 10वीं शताब्दी के अंत से या 11वीं शताब्दी से शुरुआत मानी है आदिकाल की, और गोरखनाथ की रचनाओं से उन्होंने आदिकाल की शुरुआत मानी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्य या पुंड को पहला कवि मानने वाले कौन है, राजा मुंज भोज को पहला कवि मानने वाले कौन है, शालिभद्र सूरी को कौन है, तो गणपति चंद्र गुप्त। सरहपा को मानने वाले में डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को माना है और राहुल सांकृत्यायन ने। और आप ये याद रखना कि ये जो सरहपा है वो सामान्य रूप से या अधिकांश विद्वानों को या कहें कि एक तरह से निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं, और इसको मानने वालों में राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सीधे सीधे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानने वाले प्रमुख एक तरह से साहित्यकार इतिहासकार कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब है आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है, कौन कौन से, वैसे तो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे हैं। देखो, शुक्ल ने हमने राजा मुंज या भोज को, चंद्रदास शर्मा गुलोनी ने राजा मुंज को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है, मिश्र बंधुओं ने भी पुष्य या पुंड को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान ने अधेमान को माना है, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, देखिए यहाँ पे स्वयंभू को नाम उनमें नहीं था, तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। 693 ईस्वी इसका समय माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को 15वीं शताब्दी के जो कवि है मैथिली भाषा के, मैथिल कोकिल विद्यापति को इन्होंने बच्चन सिंह ने माना है पहला कवि। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी को पहला कवि माना है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन का जो मत है, इसके अनुसार सरहपा या सरहपाद 769 ईस्वी यानी कि पहले कवि हैं, यही सर्वमान्य मत माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी ऐसा ही माना है, आप यहाँ पे
नगेंद्र का नाम और लिख लेंगे, याद रखेंगे इसको। तो सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि होने का श्रेय। देखो सरैपा तो है हिंदी का प्रथम कवि, और महाकवि की यदि बात करें तो चंद्रबरदाई हिंदी का पहला महाकवि माने जाते हैं। और अगर पहला महाकाव्य की हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है, पहले महाकवि हैं चंद्रबरदाई। पर पहले कवि की अगर अपन बात करें तो सरैपा को माना जाता है, जिसको मानने वालों में राहुल शंकरत्यायन और नगेंद्र का नाम प्रमुख है। इसके अलावा देखिए हिंदी की प्रथम रचना, ये हम पढ़ चुके हैं उधर, श्रावकाचार 933 ईस्वी की ये रचना है। श्रावकाचार, इसके रचयिता हैं आचार्य देवसेन जो कि जैन कवि हैं। इस रचना में 250 दोहा हैं, छंद मतलब जो है वो दोहा छंद है 250, और श्रावक धर्म का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। श्रावक या गृहस्थ धर्म का वर्णन है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी मानी जाती है। ये एक तरह से उपदेशात्मक रचना है, और इसका काव्य रूप जो है वो मुक्तक, यानी कि मुक्तक छंदों के रूप में 250 छंदों में एक गृहस्थ धर्म, यानी कि एक व्यक्ति जो जैन धर्म को स्वीकार करता है गृहस्थ होते हुए भी, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं। इनकी कुछ अन्य रचना, यानी कि आचार्य देवसेन की कुछ रचनाओं में नयन चक्र, दर्शनशाल, भाव संग्रह, तत्वसार, ये इनकी कुछ और रचनाएं हैं। तो ये चीज़ याद रहेगी आपको। देखिए अब हम बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की। तो यह 3 प्रवृत्तियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। वीरगाथात्मक प्रवृत्ति जो कि रासो रचनाओं में पाई जाती है, धार्मिकता की प्रवृत्ति जो कि सिद्ध बौद्धों या जैन रास कवियों में पाई जाती है, और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति विद्यापति की पदावली में पाई जाती है। अब हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं आदिकालीन साहित्य की, उसमें आप देख लीजिए कि ये आदिकालीन साहित्य में जिन चीज़ों को हम अब पढ़ने वाले हैं क्रम से, उनमें आदिकालीन साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, उसके बाद में पढ़ेंगे जैन या रास साहित्य, फिर पढ़ेंगे हम रासो काव्य परंपरा, फिर पढ़ेंगे हम अपभ्रंश साहित्य, और फिर पढ़ेंगे लौकिक या लौकिक स्वतंत्र साहित्य, जिसमें लौकिक गद्य और लौकिक पद्य, यानी कि एक तरह से सामान्य रूप से जो भाषा थी इस काल की वो अपभ्रंश, उस भाषा को नाम क्या दिया जाता है? अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, क्या नाम दिया जाता है? अवहट्ट भाषा नाम दिया जाता है। पुरानी हिंदी भी चंद्रदास शर्मा ने उसको कहा है, लेकिन फिर भी एक सुविधा की दृष्टि से उस काल में सिद्धों को लेकर के एक तरह से उन्होंने एक अलग तरीके से काव्य रचनाएं की। नाथों ने अलग काव्य रचनाएं की, जैन साहित्य का लिखने का एक नज़रिया अलग था, रासो काव्य परंपरा एक अलग थी। हालांकि ये सारे के सारे एक तरह से अपभ्रंश ही हैं, पर अपभ्रंश की कुछ और रचनाएं यहाँ पर हम देखने को मिलती हैं, जिसमें लौकिक स्वतंत्र साहित्य के रूप में लौकिक गद्य रचनाएं और पद्य रचनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं रचनाएं, उनमें हम सिद्ध साहित्य से संबंधित रचनाओं को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य, तो देखिए जैसे आपके दिमाग में सबसे पहले आदिकाल, हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हो और आदिकाल नाम आए तो सबसे पहले आप यही सोचो कि आदिकाल की शुरुआती साहित्य लिखने वालों में सिद्धों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहले हम बात करेंगे सिद्ध होता क्या है। सिद्ध का मतलब होता है जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, जिसने सिद्धि, और सिद्धि कैसे? मंत्रों और तंत्रों के माध्यम से जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो वो कहलाता है सिद्ध। और ये जो सिद्ध साहित्य है वो एक तरह से बौद्ध साहित्य से, यानी बौद्ध साहित्य की ही एक शाखा थी, बौद्धों की ही, बौद्ध धर्म की ही एक शाखा थी सिद्ध साहित्य के नाम से। तो सिद्ध साहित्य की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप क्रम से इनको पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिद्ध साहित्य क्या है। तो सिद्ध साहित्य की अगर बात करें तो सिद्ध साहित्य है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु लिखा गया साहित्य। क्या कहलाता है? सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने वाले लोग। दूसरी इनकी भाषा क्या थी? तो इन्होंने देश भाषा या जन भाषा में, सामान्य रूप से जिसको संधा या संध्या भाषा कहा जाता है, उसमें अपने काव्य को लिखा था। और इसका रूप कैसा था? तो इन्होंने दोहा और चर्या पदों के रूप में अपने साहित्य की रचना की थी। और इसका समय जो माना जाता है वो माना जाता है लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी। अब कई बार दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि जब 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक सिद्धों का साहित्य चला तो ये नाथ, अपभ्रंश और ये रासो कब आए? तो देखिए हर परंपरा कहीं ना कहीं, एक परंपरा जब शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से उसका अंत हो जाएगा और अगली परंपरा चालू हो जाएगी। उस बीच में यानी कि वो पुरानी परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और एक नई परंपरा चालू हो जाती है। तो ये जो सिद्ध साहित्य की परंपरा है वो 8वीं से 13वीं सदी तक हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की तो बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार का
पूर्वांचल क्षेत्र है ना, ये भी जो है इसके क्षेत्र माना जाता है। श्री पर्वत नेपाल, यानी कि मुस्लिम आक्रमणों से आक्रांत होकर भाट देश यानी भूटान चले गए थे। ये एक तरह से बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार का जो पूर्वांचल क्षेत्र उसमें जो सिद्ध रहते थे, वो बाद में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो ये लोग भूटान चले गए थे और भूटान में श्री पर्वत को अपना इन्होंने क्षेत्र बनाया था। मुख्य केंद्र की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध साहित्य के बहुत प्राचीन केंद्र, इतिहास में आप पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो गुप्त काल के समय में इनकी स्थापना की गई थी। तो ये मुख्य केंद्र थे सिद्ध साहित्य के। अब बात करेंगे हम सिद्धों की संख्या की, तो 84 सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने माना है और ये सर्वमान्य मत भी है। 84 यानी 84 सिद्धों की हम बात करते हैं। उनमें सबसे पहले सिद्ध थे सरहपा, ठीक है। इस पर सरहपा एक तरह से हिंदी साहित्य के पहले कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। और अंतिम सिद्ध जो थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। मुख्य सिद्धों की अगर अपन बात करें तो सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिप्पा, कणप्पा और कोकिरप्पा का नाम आता है। सिद्धों में योगिनियों की संख्या थी 4। ये भी प्रश्न, 84 सिद्धों में 80 सिद्ध थे और 4 योगिनियां थी, ठीक है, जिसमें लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, ये इनके नाम हैं। अब देखिए सिद्ध साहित्य का अन्वेषण या संपादन करने वाले कुछ विद्वानों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सिद्ध साहित्य पर अन्वेषण करने वाले विद्वान कौन कौन से थे? तो यहाँ बेंडल महोदय थे, जिन्होंने संपादन कार्य के प्रारंभिक पुरस्कर्ता, यानी कि सिद्ध साहित्य के का संपादन सबसे पहले किया था बेंडल ने, है ना। किसने किया था? बेंडल ने किया था। और सिद्ध साहित्य का एक तरह से संपादन सबसे पहले किसने किया? बेंडल ने किया था। और हरप्रसाद शास्त्री दूसरा नाम है इसमें, जिन्होंने 1907 में सबसे पहले सिद्ध साहित्य का पता नेपाल से लगाया। कहाँ से लगाया? सिद्ध साहित्य का पता इन्होंने कहाँ से लगाया? नेपाल से सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने। बेंडल के बाद में आप नाम याद रखेंगे हरप्रसाद शास्त्री का। 1917 में इन्होंने बौद्ध गानो दोहा शीर्षक से बांग्ला भाषा में ये लिखा था और सिद्धों के चर्या पदों और दोहा कोश का संपादन किया था और उसका नाम रखा था उन्होंने आलो आंध्री, ठीक है। ये बेबी हालदर की एक आत्मकथा भी है, आलो आंध्री, ठीक है, बांग्ला भाषा में। तो 1917 में बौद्ध गानो दोहा शीर्षक से उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था। डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह, इन्होंने लेशा मिस्तोक्स शीर्षक से फ्रांसीसी भाषा में ग्रंथ का संपादन किया, तिब्बती पांडुलिपियों को आधार बना करके। एक थे प्रबोध चंद्र बागची, तिलोप्पा, सरहपा, कणप्पा, इनकी रचनाओं को उन्होंने दोहा कोश शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। अंतिम रूप से हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादन किया था, जिसमें उन्होंने सिद्ध साहित्य के बारे में लिखा था और ये तिब्बत से सिद्ध साहित्य के दुर्लभ ग्रंथ लाए थे। और आपको याद है उन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा के नाम से उन्होंने अपनी एक तरह से आत्मकथा भी लिखी है। तो तिब्बत की यात्रा के दौरान उनको जो दुर्लभ साहित्य मिला उसमें सिद्ध साहित्य पर उन्होंने एक तरह से अध्ययन किया था और हिंदी काव्यधारा के नाम से एक काव्य का एक ग्रंथ का संपादन किया था। सिद्धों के बारे में जानकारी सबसे पहले वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर में मिलती है। अब बात करेंगे हम सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाने वाले, यानी कि कुछ ऐसे एक तरह से सिद्ध हैं जो सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं, क्योंकि सिद्धों के बाद में नाथ परंपरा का को पढ़ेंगे हम लोग। तो सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाने वाले, देखिए ये इसको आप याद रखने का तरीका है मजा नाच गो, मजा नाच गो करके आप याद रखेंगे, म जा नाच गो, ठीक है। तो मैं से हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ, जा से हो जाएगा जालंधरपा, नागार्जुन, नै से नागार्जुन, चे से चरपटनाथ और गौ से गोरखनाथ। ये 5 लोग ऐसे हैं जो सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं, ठीक है। इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है व्यक्ति जो सिद्ध भी है और नाथ भी है, तो कोई एक का नाम दे सकते हैं, बाकी नाम नहीं देंगे। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। सिद्धों का विवाह प्रथा में अनास्था, यानी सिद्धों की कुछ विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो ये विवाह में अनास्था रखते थे, किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था का विरोधाभास। अच्छा, ये गृहस्थ रूप में भी रहते थे और विवाह प्रथा में विरोध भी करते थे, ठीक है। स्त्री संसर्ग और नारी भोग को साधना का माध्यम मानते थे, ये एक तरह से इनकी बुराई भी है। और नाथों का जो उदय हुआ था उसमें इन्होंने एक तरह से नाथों का उदय सिद्धों की इस मुख्य मतलब इस बात के कारण ही हुआ था क्योंकि स्त्री संसर्ग और नारी भोग को वो साधना के लिए आवश्यक मानते थे, इसलिए नाथों ने उनका विरोध किया था। दोहाकोश और चर्यापद या चर्या गीतों में अंतर क्या है? देखिए, दोहाकोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में,
खंडन मंडन का भाव इसमें पाया जाता है, जबकि चर्या पद जो है वो एक तरह से अवहट्ट में लिखे गए थे। दोहा कोश है वो तो परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में लिखे गए, और अपभ्रंश का जो अपवर्ती रूप है, बाद वाला रूप, वो कहलाता है अवहट्ट। चर्यापद अवहट्ट में लिखे गए, और यहाँ पर खंडन मंडन नहीं है, बल्कि सिद्धों की अनुभूति, रहस्य भावना के बारे में बताया गया है। और चर्या गीत जो है वो संध्याभाष्य में दृष्टकूट पदों में पद रचित हैं। इनमें दोहरे अर्थ, दृष्टकूट का मतलब होता है दोहरे अर्थ वाले पद, ठीक है। सूरदास के दृष्टकूट पदों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। सिद्ध कवियों की भाषा के बारे में अगर अपन बात करें तो सिद्ध कवियों की भाषा थी संध्या या संध्या भाषा, क्योंकि यह अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा थी, यानी कि जब अपभ्रंश भाषा भी चल रही थी और हिंदी का भी रूप एक तरह से प्रारंभ हो गया था, उस दौरान इस भाषा का विकास हुआ था, इसलिए इसको संध्या भाषा कहा जाता है। संत साहित्य भक्ति काल का बीज भी हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा मत है, और इसको स्थापित करने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण एक तरह से योगदान है, और राहुल सांकृत्यायन इनका। सिद्धों की संध्या भाषा नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलटबासी के साथ साथ नानक दादू और मलूक दास में प्रभावित हुई, यानी कि ये जो सिद्धों की भाषा है संध्या भाषा, और ये बाद में कबीर की भाषा में भी उलटबासियाँ जो है कबीर की जो, उनमें भी हमें नजर आती है। सिद्धों की चर्या गीत विद्यापति और सूर की गीति काव्य के आधार है। विद्यापति की जब हम पदावली और सूर के गीति काव्य की हम बात करेंगे, सूर के एक तरह से सूर सागर की, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर सिद्धों की चर्या गीत की परंपरा को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब बात करते हैं हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं की। तो देखिए, सिद्ध सीधे सीधे प्रश्न परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्ध साहित्य की विशेषता है या नहीं है। तो देखिए, इन्होंने तंत्र या तांत्रिक साधना पर अधिक बल दिया। शिव और शक्ति के युगल रूप यानी अर्धनारीश्वर की उपासना इन्होंने की। जाति प्रथा और वर्णवेद का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। हालांकि स्त्री संसर्ग में विश्वास रखते थे, पर जाति प्रथा और वर्णवेद का इन्होंने विरोध किया था। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का इन्होंने खंडन किया, विरोध किया। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये इनकी एक तरह से दुष्प्रवृत्ति थी। अंतस साधना पर जोर दिया इन्होंने, और पाखंडी और पंडितों को फटकार लगाई थी। एक तरह से ये कबीरदास जी के दर्शन में भी ये विशेषताओं को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी सिद्ध साहित्य की। और अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें सरहेपा या सरहेपाद का। इनकी भाषा सीधी सरल नहीं थी, ठीक है। कभी कभार कोई लोग बोलते हैं कि इनकी भाषा सरल थी, ऐसा नहीं है। इनकी भाषा सरल सीधी नहीं थी। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश, जो कि एक खंड काव्य है। इनके और भी नाम मिलते हैं सरहेपा के, सरोज वज्र, राहुल भद्र। इनका समय जो माना जाता है वो 769 ईस्वी, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा माना गया है। तो 769 इनका समय था। कभी कभार सीधा आ जाता है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि इनका जो समय है सरहेपा का वो 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी है। 750 के बाद का समय उत्तरार्ध कहलाता है, और 700 से 750 का समय पूर्वार्ध कहलाता है, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि, सर्वमान्य रूप से इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सहजयान शाखा यानी का इन्होंने प्रवर्तक, सहजयान शाखा के प्रवर्तक थे। विनयतोष भट्टाचार्य द्वारा इनका जो समय माना गया है वो विक्रम संवत 690 ईस्वी माना गया है। सर्वप्रथम इन्होंने चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किया था, यानी चौपाई और दोहा की जो कड़वक पद्धति थी वो सबसे पहले हमें सरहेपा के काव्य में ही मिलती है। इन्होंने कुल 32 ग्रंथों का प्रणयन किया था। इस प्रकार से सरहेपा के बारे में ये जो सामान्य जानकारी है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी के सबसे पहले कवि हैं। तो इन चीज़ों को आपको सबको याद रखना है कि इनकी रचना का नाम था दोहा कोश। सरोज वज्र और राहुल भद्र इनके अन्य नाम थे। 769 ईस्वी में इनका जन्म समय माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के पहले कवि थे, सहजयान शाखा के प्रवर्तक थे, और दोहा और चौपाई की कड़वक पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया सबसे पहले, और कुल 32 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। अब हम बात करते हैं एक एक करके, थोड़े से इनके जो महत्वपूर्ण संत हैं उनकी बात करेंगे। दूसरे हैं शबरपा। शबरपा का जन्म समय माना जाता है 780 या 8वीं शताब्दी। चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना, ये इनके ग्रंथ हैं। ये सरहेपा के ही शिष्य थे, ठीक है। इनके ग्रंथों को आप याद रखेंगे, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना। इसके अलावा लुइपा, देखो साधना की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात है, साधना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठतम माने जाते हैं, इनकी बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति माने जाते हैं लुइपा। 773 ईस्वी इनका समय है, 8वीं शताब्दी। लुइपाद गीतिका इन्होंने एक तरह से रचना लिखी थी। शबरपा के शिष्य थे। हालांकि जन्म इनका 773 ईस्वी में हुआ था पहले शबरपा से, पर क्योंकि ये लुइपा जो है शबरपा के शिष्य थे, इसलिए इनका नाम जो है शबरपा के बाद में ही आएगा। शबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने इनको दिया है। ऊंचा बोले तो साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान। और ये उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य
बन गए थे, ये भी इनके बारे में प्रचलित है। अब बात करेंगे अपन डोम्बीपा की। डोम्बीपा का समय 840 ईस्वी या 9वीं शताब्दी माना जाता है। कुल 21 ग्रंथों की रचना की थी। इनके ग्रंथों में डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, ये इनके 3 ग्रंथ हैं। और मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। इंपोर्टेंट, मगध का जो क्षत्रिय वंश था वहां से संबंधित ये माने जाते हैं डोम्बीपा। ठीक है। एक है कणप्पा, 820 ईस्वी इनका समय माना जाता है, 9वीं शताब्दी। कुल इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे थे। चर्या, चर्य विनिश्चय और कण्हपाद गीतिका, ये इनके ग्रंथ हैं। पांडित्य की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कण्हप्पा गुरु थे इनके जालंधरपा। जन्म हुआ था इनका कर्नाटक में। कर्म क्षेत्र था इनका बिहार का सोमपुरी स्थान, जहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। 74 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और अधिकांश का विषय जो है वो दार्शनिक है। ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अभी हमने बात की थी आलो आंध्री, ये बेबी हल्दर की आत्मकथा है आलो आंध्री। चलिए अब देखिए कुछ और ग्रंथों के इनके साहित्य सिद्धों के नाम है। भूसुकपा इनका ग्रंथ है। बोधिचर्यावतार। कुकिरप्पा 16 ग्रंथ इन्होंने लिखे। योग भावनोपदेश और चर्यापद ग्रंथों की रचना की। ये इनके गुरु थे चरपटिया। ठीक है, चरपटनाथ जिनको बोला जाता है। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुकिरप्पा महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। आर्य देवपा, ये कावेरी गीत का ग्रंथ लिखा था इन्होंने। कम्वणप्पा, इन्होंने चर्या गीत का ग्रंथ लिखा था। कंबलपा, इन्होंने असमबद्ध सर्ग दृष्टि ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा है गुंडीरीपा, इन्होंने चर्या गीत लिखा था। जयनंदीपा, तर्क मुदगर कारिका, इन्होंने ग्रंथ लिखा था। एक है जलंधरपा। ठीक है, व्युक्त मंजरी गीति, हुंकार चित्त, भावना क्रम, ये इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। कणप्पा के ये गुरु हैं जलंधरपा। किसके गुरु हैं? कणप्पा के। कणप्पा वही सदस्य वही संत सिद्ध है जो कि पांडित्य में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है जिनका। दारिकपा, ये महागुह्य तत्वोपदेश इनकी रचना है। धामपा, सुगत दृष्टि गीतिकाचर्या, ये इनका ग्रंथ है। देखिए सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं? सिद्धों के जो जिनके बारे में सिद्धों की जानकारी मिलती है, ये इनके आधार ग्रंथ है। साधना समुच्चय, एक है मंजू श्री मूल कल्प, तीसरा है आदि कर्म प्रदीप। ये तीनों ही ग्रंथ जो है श्री पर्वत पर रचे गए थे। श्री पर्वत जो है वो नेपाल में है, या कहते हैं कि लद्दाख के आसपास है। सिद्ध, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमण हुए थे तो श्री पर्वत नेपाल पर में चले गए थे, वहीं पर इन ग्रंथों की रचना हुई है। सिद्धों की भाषा की अगर अपन बात करें तो सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा है। हर प्रसाद शास्त्री ने ऐसा कहा है। अगर सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि सिद्धों की भाषा कौन सी भाषा से मेल खाती है, तो ये बांग्ला भाषा से, ऐसा हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंध्री कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। यानी कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है वो देश भाषा या मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है। इसके अलावा मुनि दत्त सूरी या अद्वै वज्र सूरी ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। संधा भाषा का अर्थ क्या है? अंतःसाधनात्मक अनुभूति की प्रतीकात्मक भाषा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधा भाषा कहा है। और संध्या का मतलब होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट, यानी कि संध्या का समय जब होता है तो कुछ धुंधलका सा हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इसको संध्या भाषा, यानी कि इनके जो इन्होंने दार्शनिक जो बातें लिखी हैं उनका अर्थ जो थोड़ा एकदम स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। इस प्रकार से ये हमने सिद्धों के बारे में जानकारी ली। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे नाथ, रास साहित्य, रासो साहित्य और अन्य जो भी साहित्य है आदिकाल से संबंधित, उनको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।